हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल की एनसीईआरटी वीडियो सीरीज में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा सब्जेक्ट है भारतीय कला एवं संस्कृति। कल भी हमने इसी विषय में कौन से टॉपिक की चर्चा की थी? भारतीय संगीत के बारे में चर्चा की थी। तो इसी टॉपिक को यहाँ हम कंटिन्यू कर रहे हैं दूसरे पार्ट में, और आज हम भारत के संगीत घराने के बारे में बात करने वाले हैं। और आपने यदि कोई भी एग्जामिनेशन दी है और संगीत घराने से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो दोस्तों मान करके चलिए कि आने वाले एग्जामिनेशन में संगीत घराने से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो हमारे इस वीडियो से कवर हो जाएगा। लेकिन एक पूर्व शर्त यह भी है कि यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ओके, तो यह वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संगीत में घराना। क्या? संगीत में घराना। और आपने लखनऊ घराना, बनारस घराना, दिल्ली घराना, जयपुर घराना पढ़ा है। वेल डन। चलिए आज हम सभी बातें कर लेते हैं। तो घराना से तात्पर्य एक परिवार से है। दोस्तों घराना का मीनिंग क्या होता है? घराना का मीनिंग एक परिवार है, और यह एक परंपरा या एक सामूहिक संस्कृति का द्योतक भी है। मुख्यतः घराने का आरंभ ध्रुपद एवं ख्याल गायकी के साथ हुआ, किंतु आगे वादन और नृत्य में भी घराने विकसित हुए। क्या दोस्तों? घराने का आरंभ ध्रुपद एवं ख्याल गायकी के साथ हुआ, किंतु आगे वादन और नृत्य में भी घराने विकसित हुए। और घराने का प्रचलन उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में समान रूप से पाया जाता है। बस दक्षिण भारत में इसे संप्रदाय कहते हैं। क्या दोस्तों? उत्तर भारत एवं दक्षिण भारत में समान रूप से यह घराने का प्रचलन पाया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत में घराने के लिए कौन से शब्द का प्रयोग होता है? संप्रदाय। घरानों का नामकरण प्रायः उनकी उत्पत्ति के साथ स्थान के नाम पर होता है। दोस्तों घराने का नामकरण कैसे होता है? प्रायः इनकी उत्पत्ति के स्थान के नाम पर, जहां भी दोस्तों यह उत्पत्ति हुई है ऐसे स्थान के आधार पर नामकरण किया जाता है। जैसा कि दिल्ली घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, आगरा घराना, अवध घराना, जयपुर घराना, बनारस घराना, रामपुर घराना, पटियाला घराना आदि। चलिए आंसर बताइए कि घराने को दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया घराना का मीनिंग होता है परिवार, लेकिन दक्षिण भारत में घराने के लिए प्रयुक्त होने वाला शब्द है क्या? संप्रदाय। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों यहां जब हमने घराने की बात की है तो महत्वपूर्ण राग, और यह राग से दोस्तों कौन से गायक का नाम जुड़ा हुआ है यह भी देख लेते हैं। तो राग बसंती एवं राग रामदासी मल्हार। दोस्तों याद रखना कि महत्वपूर्ण राग और यह राग के प्रमुख गायक कौन है? तो राग बसंती एवं राग रामदासी मल्हार, जिसके प्रमुख गायक है मल्लिकार्जुन मंसूर। कौन? मल्लिकार्जुन मंसूर। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह इंफॉर्मेशन के आधार पर आने वाली स्लाइड में मैं आपको क्वेश्चन पूछने वाला हूं। राम भवानी बहार, राम बसंत एवं राग श्री, जिनसे दोस्तों पंडित जसराज का नाम जुड़ा हुआ है। तो ये तीनों रागों के नाम याद रख लेने हैं कि पंडित जसराज, राग भवानी बहार, राग बसंत एवं राग श्री के प्रमुख गायक। ओके, तो राग हिंडोल बहार एवं रागनियों की मल्हार, जिसके प्रमुख गायक है पंडित भीमसेन जोशी। और राग जोड़ मल्हार एवं राग बसंत बहार, जिसके प्रमुख गायक है किशोरी अमोनकर। एक बार फिर से देख लो कि महत्वपूर्ण राग और यह राग के प्रमुख गायक कौन? राग बसंती एवं राग रामदासी मल्हार, जिसके प्रमुख गायक है मल्लिकार्जुन मंसूर। इमेज में आप देख सकते हैं। तो राग भवानी बहार, राग बसंत एवं राग श्री के प्रमुख गायक कौन है? पंडित जसराज। और राग हिंडोल बहार एवं रागनियों की मल्हार, पंडित भीमसेन जोशी का नाम जुड़ा हुआ है। तो राग जोड़ मल्हार एवं राग बसंत बहार के प्रमुख गायक है किशोरी अमोनकर। चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पंडित भीमसेन जोशी निम्न में से किस राग के गायक है? तो दोस्तों मैंने आपको
रागों के बारे में बताया। आपने ध्यान स्क्रीन पर था, वेल डन। आपने क्या गैस किया है? राग हिंडोल बहार। दोस्तों राग हिंडोल बहार बिल्कुल सही आंसर है। और यहां पर मैंने आपको बताया कि पंडित भीमसेन जोशी राग हिंडोल बहार के एक प्रमुख गायक है। और यहां पर पूछा गया है पंडित भीमसेन जोशी निम्न में से किस राग के गायक है? राग हिंडोल बहार के गायक है। सही आंसर था ऑप्शन बी। ओके। और हिंदुस्तानी संगीत में विकसित सभी गायन संगीत घरानों का आधार ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी एवं टप्पा में से कोई एक होता है। क्या? हिंदुस्तानी संगीत में विकसित सभी गायन संगीत घरानों का आधार दोस्तों 4 में से एक होता है। ध्रुपद, ख्याल, ठुमरी और टप्पा में से कोई एक होता है। और गायन संगीत घरानों में डागर को सबसे पुराना तथा किराना घराना को सबसे नया घराना माना जाता है। क्या? यह गायन संगीत घरानों में डागर को सबसे पुराना घराना माना जाता है और किराना घराना को सबसे नया घराना माना जाता है। चलिए आंसर बताइए कि गायन संगीत घरानों में किसको सबसे पुराना घराना माना जाता है? क्या दोस्तों? डागर। वेल डन। आपका ध्यान स्क्रीन पर है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जब आप सही गैस करते हैं। गायन संगीत घरानों में दोस्तों सबसे पुराना घराना माना जाता है डागर को। लेकिन गायन संगीत घरानों में किसको सबसे नया घराना माना जाता है? पुराना घराना है डागर। यह ऑप्शन तो गया, बाकी बचे 3 ऑप्शन। तो सबसे नया घराना किसको माना जाता है? किराना घराना को। वेरी नाइस। सही आंसर है ऑप्शन बी। और किराना घराना ख्याल गायकी के प्रमुख गायक अब्दुल करीम खान के जन्मस्थान किराना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विकसित हुआ है। दोस्तों यह किराना घराना सबसे नया घराना है। और कहां से दोस्तों यह नामकरण हुआ है? तो किराना घराना ख्याल गायकी के प्रमुख गायक अब्दुल करीम खान के जन्मस्थान किराना जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश से विकसित हुआ है। और बनारस घराना कजरी, चैती, टप्पा और ठुमरी शैलियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। क्या? यह बनारस घराना कजरी, चैती, टप्पा और ठुमरी शैलियों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। और इसके प्रमुख गायक कौन कौन है? बनारस घराना के प्रमुख गायक कौन कौन है? तो राजन मिश्र, साजन मिश्र, बख्तावर मिश्र, ठाकर दयाल मिश्र एवं गिरिजा देवी। यह बनारस घराना के प्रमुख गायक। और दोस्तों यहाँ एक आपको हिंट मिल सकती है कि यदि मिश्र सरनेम हो तो दोस्तों कौन सा घराना आएगा? बनारस घराना। ऐसा दोस्तों हम गैस कर सकते हैं। चलिए आंसर बताइए कि निम्न में से कौन बनारस घराना के प्रमुख गायक है? जो नाम मैंने आपको बताए उनमें से एक नाम यहां पर है जिसका नाम बनारस घराना से संबंधित है। तो सही आंसर है दोस्तों गिरजा देवी और राजन मिश्र दोनों। क्या? गिरजा देवी एवं राजन, यहां पर लिखा है ना राजन मिश्र और यहां पर लिखा है गिरजा देवी, दोनों का संबंध किस घराने से है? बनारस घराने से है। तो सही आंसर बन जाता है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। और दोस्तों जब हम संगीत घरानों की बात करते हैं तो एक महान व्यक्ति जिसकी याद में हमारे पोस्टल डिपार्टमेंट ने दोस्तों एक 30 पैसे के मूल्य वाला डाक टिकट भी जारी किया था। और यह महानुभाव का नाम है विष्णु दिगंबर पुलस्कर। क्या? विष्णु दिगंबर पुलस्कर के बारे में जो इंफॉर्मेशन बता रहा हूं उनसे आपको पता चल जाएगा कि यह कितनी बड़ी महान व्यक्ति थी। ओके। तो विष्णु दिगंबर पुलस्कर जिसका जीवन काल है 1872 से लेकर 1931 तक। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के इस पुरोधा गायक ने लाहौर 1901 एवं बंबई 1909 में गंधर्व विद्यालय की स्थापना की। क्या? विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 2 गंधर्व विद्यालय की स्थापना की। यह गंधर्व विद्यालय कहां कहां पर स्थापित किए हैं? एक तो लाहौर में और दूसरा बंबई में। और इन्होंने 3 खंडों में संगीत बाल प्रकाश नामक पुस्तक लिखी और 18 खंडों में रागों की स्वर लिपियों को संग्रहित किया है। क्या? यह विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने 3 खंडों में संगीत बाल प्रकाश नामक पुस्तक लिखी और 18 खंडों में रागों की स्वर लिपियों को संग्रहित किया। चलिए आंसर बताइए कि लाहौर एवं बंबई में गंधर्व विद्यालय की स्थापना किसने की? लाहौर एवं बंबई में गंधर्व विद्यालय की स्थापना किसने की?
हम किसकी बात कर रहे हैं? पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर की। तो सही आंसर है ऑप्शन ए, विष्णु दिगंबर पुलस्कर ने लाहौर एवं बंबई में गंधर्व विद्यालय की स्थापना की। और विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्यों में पंडित ओमकारनाथ ठाकुर, विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण आदि दिग्गज गायक शामिल है। तो दोस्तों आपने पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का नाम भी सुना होगा। क्या पंडित ओमकारनाथ ठाकुर यह भी एक महान गायक किसके शिष्य रहे हैं? विष्णु दिगंबर पुलस्कर के। इसके अलावा विनायक राव पटवर्धन, पंडित नारायण आदि दिग्गज गायक भी विष्णु दिगंबर पुलस्कर के शिष्य। और कर्नाटक संगीत की बात करें तो कर्नाटक संगीत मुख्यतः दक्षिण भारत यानी कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की का प्रभाव नहीं है। क्या दोस्तों? कर्नाटक संगीत मुख्यतः दक्षिण भारत यानी आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल राज्यों की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति है, जिसमें अरबी, फारसी, तुर्की का प्रभाव नहीं है। और 1484 में पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत को पुनर्गठित एवं व्यवस्थित किया, जो आज तक यथावत है। इसीलिए उन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। क्या दोस्तों? पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है, क्योंकि 1884 में पुरंदर दास ने कर्नाटक संगीत को पुनर्गठित एवं व्यवस्थित किया और आज तक यह संगीत यथावत है। इसीलिए इन्हें कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है। इमेज आप देख सकते हैं दोस्तों, पुरंदर दास के सम्मान में भी हमारे भारत देश के पोस्टल डिपार्टमेंट ने दोस्तों एक डाक टिकट जारी किया था। इमेज आप देख सकते हैं, 15 पैसे के मूल्य वाला एक डाक टिकट भी जारी किया था। चलिए आंसर बताइए। कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है? कर्नाटक संगीत का पितामह किसको कहा जाता है? पुरंदर दास को। सही आंसर है ऑप्शन डी। वेंकट स्वामी द्वारा शुरू की गई 72 मलाकार्त योजना से कर्नाटक संगीत में सुंदर रागों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। क्या? वेंकट स्वामी द्वारा शुरू की गई 72 मलाकार्त योजना से कर्नाटक संगीत में सुंदर रागों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त हुआ। और सन 1750 से 1850 के बीच तिरुवरूर में संगीत की त्रिमूर्ति यानी कि 3 व्यक्ति, त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री ने कर्नाटक संगीत को कलात्मक उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया। 1750 से 1850 के बीच तिरुवरूर में संगीत की त्रिमूर्ति त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री ने कर्नाटक संगीत को कलात्मक उत्कृष्टता के शिखर पर पहुंचा दिया। और कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में विभिन्न शैलियां शामिल है। कौन कौन सी? गीतम, सुलादी, जाति स्वरम, स्वरा जाति, वर्णम, कीर्तिनम, पद, कव्वाली, तिल्लाना, पल्लवर और तनम। एक बार फिर से देख लो कि कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में विभिन्न शैलियां शामिल है। शैलियों के नाम है गीतम, सुलादी, जाति स्वरम, स्वरा जाति, वर्णम, कीर्तिनम, पद, कव्वाली, तिल्लाना, पल्लवर और तनम। त्रावणकोर के राजा स्वाति पेरुमल ने कर्नाटक संगीत को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कई कृतियों, वर्णम, पद्मों और जावलियों की रचना की है। यहां से क्वेश्चन निकल सकता है, तो एक बार फिर से पढ़ लेता हूं कि त्रावणकोर के राजा स्वाति पेरुमल ने कर्नाटक संगीत को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया। साथ ही उन्होंने कई कृतियों, वर्णम, पद्मों और जावलियों की रचना की है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। कर्नाटक संगीत को पर्याप्त संरक्षण किसने प्रदान किया? तो हमने किसकी बात की? कर्नाटक संगीत को पर्याप्त संरक्षण प्रदान किया है स्वाति पेरुमल ने। सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों आगे संगीत की शैली और यह शैली के प्रमुख गायक कौन है उनकी बात करते हैं। तो संगीत की शैली का नाम है हिंदुस्तानी संगीत और हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक है पंडित भीमसेन जोशी, हीराबाई वरोडकर, मल्लिकार्जुन मंसूर। और कर्नाटक संगीत के प्रमुख गायक कौन कौन? श्रीनिवास अय्यर, पालघाट राम, रामानुज अयंगर, विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। यह कर्नाटक संगीत के प्रमुख गायक। एक बार फिर से देख लो कि संगीत की शैली और यह शैली के प्रमुख गायक कौन कौन?
हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक पंडित भीमसेन जोशी, हीराबाई बरोडकर, मल्लिकार्जुन मंसूर। कर्नाटक संगीत के प्रमुख गायक श्रीनिवास अय्यर, पालघाट राम, रामानुज अयंगर, विश्वनाथ अय्यर, दक्षिणामूर्ति पिल्लई, MS सुब्बुलक्ष्मी। और गजल गायकी के प्रमुख गायक कौन कौन? गुलाम अली, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर आदि। और पंडवानी शैली के प्रमुख गायक तीजनबाई, ऋतु शर्मा। एक बार फिर से देखो कि गजल गायकी के प्रमुख गायक कौन कौन? गुलाम अली, मल्लिका पुखराज, पीनाज मसानी, मेहंदी हसन, बेगम अख्तर। और पंडवानी शैली के प्रमुख गायक है तीजनबाई, ऋतु शर्मा। तो चलिए, जो इंफॉर्मेशन मैंने आपको बताई इनको बेस बनाकर आपको सही जोड़ सुमिलित करनी है। क्या सही जोड़ सुमिलित करनी है? एक तरफ है संगीत की शैली के नाम, दूसरी तरफ है गायक के नाम। तो चलिए, किसको किसके साथ जोड़ो? हिंदुस्तानी संगीत के प्रमुख गायक, सही आंसर है पंडित भीमसेन जोशी का नाम हिंदुस्तानी संगीत से जुड़ा हुआ है। कर्नाटक संगीत के प्रमुख गायक, कर्नाटक श्रीनिवास अय्यर। गजल गायकी के प्रमुख गायकी तो बेगम अख्तर। और पंडवानी शैली के प्रमुख गायक है तीजनबाई। ओके, और दोस्तों यहां आप यदि अंदाजा लगाए तो भी आपका आंसर सही बन सकता है। कैसे? कि गजल गायकी, तो गजल गायकी ज्यादातर मुस्लिम परिवार में गाई जाती है, तो बेगम अख्तर। यहां कर्नाटक संगीत की बात आई तो कर्नाटक संगीत में दोस्तों ऐसी सरनेम हो सकती है, ऐसे हम गैस कर सकते हैं। ओके चलिए, अब क्षेत्रीय संगीत की बात करें तो यह जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़ा है, जैसे विवाह, सगाई, जन्मोत्सव, पौधारोपण और फसल कटाई आदि क्रियाकलापों में ग्रामवासी अपनी आशाओं एवं आकांक्षाओं के गीत गाते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संगीत कहा जाता है। सबसे पहले तो क्षेत्रीय संगीत किसको कहा जाता है यह हमने समझ लिया। किसको कहा जाता है? कि यह जीवन के अनेक पहलुओं से जुड़ा है, जैसे कि विवाह, सगाई, जन्मोत्सव, पौधारोपण और फसल कटाई आदि क्रियाकलापों में ग्रामवासी अपनी आशाओं एवं आकांक्षाओं के गीत गाते हैं, जिन्हें क्षेत्रीय संगीत कहा जाता है। और हर क्षेत्र विशेष का अपना संगीत है, जो शास्त्रीयता से बिल्कुल परे होता है। शास्त्रीयता में दोस्तों नियम अनुशासन होता है, लेकिन यह क्षेत्रीय संगीत में कोई नियम अनुशासन नहीं होता। और दोस्तों संगीत उपकरण की बात करें तो भारत विश्व में सबसे प्राचीन और विकसित संगीत यंत्रों का उत्तराधिकारी है। क्या हमारा भारत देश विश्व में सबसे प्राचीन और विकसित संगीत यंत्रों का उत्तराधिकारी है? भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। यह याद रख लेना है कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण भीमबेटका की गुफाओं में बने भित्ति चित्रों से प्राप्त होता है। चलिए आंसर बताइए, भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? और चार ऑप्शन जो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन से जुड़े हुए चार ऑप्शन यदि एग्जामिनेशन में रख दे तो हमें दोस्तों याद रख लेना है कि भारतीय संगीत का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? भीमबेटका की गुफाओं से। सही आंसर है ऑप्शन सी। और संगम साहित्य में वाद्य के लिए तमिल शब्द कारुवी का प्रयोग मिलता है, जिसका अर्थ औजार है। और भरत मुनि द्वारा संकलित नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। आगे चारों वर्गों की बात करते हैं, लेकिन एक बार फिर से देख लो कि संगम साहित्य में वाद्य के लिए तमिल शब्द कारुवी का प्रयोग मिलता है, और जिसका अर्थ क्या होता है? औजार। और भरत मुनि द्वारा संकलित ग्रंथ का नाम है नाट्य शास्त्र। और नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्यों को ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहला दोस्तों यह वर्ग है तंतुवाद्य। तार अथवा तंत्री के कंपन से ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य, इसे बोलते हैं तंतुवाद्य। और तंतुवाद्य के नाम याद रख लीजिए, यहां पर ध्यान होना चाहिए दोस्तों, ऐसी इंफॉर्मेशन बता रहा हूं जो मोस्ट आईएमपी है कि यह वीणा, तो वीणा में दोस्तों तार होते हैं, इसीलिए यह तंतुवाद्य। तंबुरा, सारंगी, बेला, सरोद,
सितार, यानी कि जितने भी वाद्य है जिसमें तार का उपयोग किया जाता है, तंत्री के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो यह वाद्य तंतु वाद्य कहलाता है। आपने याद रख ही लिया है, तो चलिए बताइए निम्न में से कौन सा एक तंतु वाद्य है, यानी कि तार से ध्वनि का पैदा होना? तो बांसुरी नहीं, तंबूरा। बिल्कुल सही पकड़े, सही आंसर है तंबूरा, एक तंतु वाद्य है। चलिए आगे बात करते हैं सुशिर वाद्य की। तो वायु के उपयोग से ध्वनि उत्पन्न करने वाला वाद्य, जैसा कि क्या, यह वायु के उपयोग से, यहां पर दोस्तों यह वायु से, इमेज में आप देख सकते हैं, वायु के उपयोग से ध्वनि उत्पन्न होता है, ऐसे वाद्य को क्या कहते हैं? सुशिर वाद्य कहते हैं। जैसा कि बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, बैंड, हारमोनियम, शंख, यह सभी सुशिर वाद्य है। एक बार फिर से देख लो, बांसुरी, अलगोजा, शहनाई, बैंड, हारमोनियम, शंख। ओके, चलिए बताइए निम्न में से कौन सा एक सुशिर वाद्य है, यानी कि दोस्तों सुशिर वाद्य है? बांसुरी। वेल डन, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। और दोस्तों अवनद्ध वाद्य की बात करें तो चमड़ा लगा हुआ अथवा चमड़ा मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र, क्या, यह चमड़ा लगा हुआ अथवा चमड़ा मढ़ा हुआ वाद्य यंत्र, इमेज में आप देख सकते हैं, यह चमड़े से मढ़ा हुआ यह वाद्य यंत्र, इसे कहते हैं अवनद्ध वाद्य। जैसा कि ढोल, नगाड़ा, ये है नगाड़ा, तबला, मृदंग, डफ, खंजड़ी आदि दोस्तों अवनद्ध वाद्य है। नाम फिर से देख लो, ढोल, नगाड़ा, तबला, मृदंग, डफ, खंजड़ी आदि। चलिए निम्न में से कौन सा एक अवनद्ध वाद्य है? अवनद्ध वाद्य दोस्तों चमड़ा लगा हुआ होता है, नगाड़ा। वेल डन, सही आंसर है ऑप्शन सी। और दोस्तों घन वाद्य की बात करें, ए इमेज में देखिए, ये सारे घन वाद्य है, आपस में टकराने से यदि आवाज पैदा होती है तो यह घन वाद्य है। देखो, परस्पर आघात या आपस में ठोककर ध्वनि निकालने वाला वाद्य यंत्र घन वाद्य कहलाता है। क्या? परस्पर आघात, आपस में ठोककर ध्वनि निकालने वाला वाद्य यंत्र घन वाद्य कहलाता है। जैसा कि झांझ, मंजीरा, ये देखिए मंजीरा, करताल, डांडिया, बिल्लू कोहू या ओणु विल्लू, थाली, मुख चंग, यह सभी दोस्तों घन वाद्य है। नाम एक बार फिर से देख लो, झांझ, मंजीरा, करताल, डांडिया, बिल्लू कोहू, ओण विल्लू, थाली, मुख चंग। ओके, चलिए निम्न में से कौन सा एक घन वाद्य है? बांसुरी नहीं, तंबूरा नहीं, नगाड़ा नहीं, मंजीरा बिल्कुल सही, क्योंकि आपस में ठोककर यदि ध्वनि पैदा होती है तो यह एक घन वाद्य है। और दोस्तों कमैचा, यह कमैचा क्या है? कमैचा पश्चिम राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा बजाई जाने वाली वीणा है। इमेज आप देखिए कि कमैचा क्या है। कमैचा पश्चिम राजस्थान के मंगनियार समुदाय द्वारा बजाई जाने वाली एक वीणा है। क्या है? एक वीणा। और आगे लोक संगीत क्षेत्र की बात करें, यानी कि कौन से क्षेत्र में कौन सा लोक संगीत फेमस है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है। पूरे भारत देश में विभिन्न क्षेत्रों में कौन से दोस्तों लोक संगीत प्रिय है, फेमस है? तो देखो, उत्तर प्रदेश में लोक संगीत है रसिया गीत, तो बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में ही है। बुंदेलखंड का यह जो लोक संगीत है आल्हा गीत, यह भी प्रसिद्ध है। कहां पर? बुंदेलखंड में। और उत्तर प्रदेश के ब्रज में होरी नामक लोक संगीत फेमस है। और उत्तर प्रदेश में यह कजरी नामक लोक संगीत भी फेमस है। यानी कि जो चारों यहाँ लोक संगीत है वो चारों उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों से। उत्तर प्रदेश में रसिया गीत, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में आल्हा गीत, उत्तर प्रदेश के ब्रज में होरी और उत्तर प्रदेश में कजरी। और राजस्थान में दोस्तों कौन सा लोक संगीत? पंखीरा। क्या? पंखीरा। और यहाँ लोक संगीत की जो हम बात कर रहे हैं उनके बारे में आज हम सभी राज्यों की बात करने वाले हैं। तो देखिए आगे कि राजस्थान में पंखीरा और राजस्थान में लोटिया, ये दोनों लोक संगीत राजस्थान राज्य से संबंधित। छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है पंडवाणी और गोवा में मंडोक। यह भी याद रख लो कि मंडोक लोक संगीत किस राज्य से संबंधित है? गोवा राज्य से। और उत्तर प्रदेश में एक और लोक संगीत है जिसका नाम है सोहर।
कश्मीर में छकरी, हिमाचल प्रदेश में लमन, पंजाब में टप्पा और महाराष्ट्र का पवाड़ा। यह लोक संगीत। एक बार फिर से देखो, उत्तर प्रदेश में सोहर, कश्मीर में छकरी, हिमाचल प्रदेश में लमन, पंजाब में टप्पा और महाराष्ट्र का पवाड़ा। तो आंध्र प्रदेश में बुर्रा कथा, जम्मू और कश्मीर में एक और भी लोक संगीत है जिसका नाम है बाखा, केरल में भूता गीत और ओडिशा में 10 कठिया। यह याद रख लेना है, यहां से क्वेश्चन निकल सकता है कि 10 कठिया किस राज्य का लोक संगीत है? ओडिशा राज्य का लोक संगीत है। इमेज आप देख सकते हैं। और असम में लोक संगीत जिसका नाम है बिहू। बिहू कहां मनाया जाता है? बिहू का त्योहार असम राज्य में। और मणिपुर का साना लामोक, और मणिपुर में लाई हराओबा। कई बार मैंने बताया कि लाई हराओबा यह दोस्तों कहां मनाया जाता है? मणिपुर राज्य में। और मिजोरम में साई कुत्ती जय। क्या? साई कुत्ती जय। और आगे बात करें तो मिजोरम में एक और भी लोक संगीत है जिसका नाम है चाय हिया, जिसे चपचार कुट भी कहते हैं। तो गढ़वाल क्षेत्र है जहां पर यह बसंती गीत फेमस है। गढ़वाल क्षेत्र में घसियारी गीत भी फेमस है। और भोजपुरी गीत दोस्तों सुकरी के बियाह में। क्या? सुकरी के बियाह में भोजपुरी गीत। और दोस्तों तमिलनाडु में विलुपत्पु धनुष्य गीत। कहां पर? यह तमिलनाडु में विलुपत्पु धनुष्य गीत। तमिलनाडु में एक और भी अम्मान इवारी। तो राजस्थान राज्य में ढोला मारू दुहा। क्या? यह राजस्थान राज्य में ढोला मारू दुहा यह एक जो संगीत है वो फेमस है। ओके, यहाँ वीडियो को खत्म करते हैं। संगीत घराने से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें थी रखने का प्रयास किया है। आपको वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो आपके दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप या टेलीग्राम के जरिए इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। बस छोटी सी उम्मीद के साथ वीडियो खत्म करते हैं, इसी टॉपिक को भी खत्म करते हैं। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।